This Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 25th January 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of December 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about 51st World Economic Forum meet, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले समझते हैं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से कह लीजिए तो इंटरनेशनल एनजीओ है दैट इज़ बेस्ड इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, और ये हर साल स्विट्ज़रलैंड के अंदर डावोस जगह है, वहाँ पे एक एनुअल मीटिंग कराती है। और इस एनुअल मीटिंग में दुनिया भर के अलग अलग फील्ड्स के टॉप लीडर्स को, चाहे वो पॉलिटिक्स फील्ड के हों, स्पोर्ट्स फील्ड के हों या फिल्म इंडस्ट्री के हों, अलग अलग फील्ड्स के टॉप लीडर्स को बुलाते हैं। और इसमें एक तरह की कॉन्क्लेव होती है जिसमें इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट अपना अपना ओपिनियन देते हैं। जनरली इट इज़ अ 5 डेज सेशन, और इसमें जो भी प्रेसिंग इश्यूज़ होते हैं वर्ल्ड के, जो भी काफ़ी एक्यूट इश्यूज़ होते हैं जो वर्ल्ड फेस कर रहा होता है, उन इश्यूज़ को लिया जाता है। उस पर अलग अलग फील्ड के जो लीडर्स हैं वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे इस इशू को टैकल किया जा सकता है। और हर साल ये लगभग जनवरी महीने में होता है। तो वैसे ही 2021 में भी ये समिट बुलाया जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, एंड दिस विल बी 51st समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फर्स्ट टाइम इट विल बी ए ट्विन समिट। अभी तक नॉर्मली ये फिजिकल फॉर्मेट में होता था, लेकिन पहली बार ये ट्विन फॉर्मेट में होगा, मतलब इन पर्सन भी होगा, कुछ लोग फिजिकली अटेंड करेंगे इस समिट को, जबकि मोस्टली ये वर्चुअल फॉर्मेट में होगा, इसीलिए इसको बोला जा रहा है ट्विन समिट। और जो इस साल का थीम है 2021 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का थीम है वो है द ग्रेट रीसेट। तो समझते हैं कि आखिर ये थीम ग्रेट रीसेट क्यों रखा गया इस साल का। तो देखिए, इस आर्टिकल में भी बताया गया है कि पोस्ट कोविड पैंडेमिक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड हैज़ वाइडन। वैसे भी दुनिया भर में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा थी पहले से ही, और कोविड पैंडेमिक के बाद तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और भी ज़्यादा वाइड हो गई है। और इसी कारण से द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लॉस श्वाब ने कहा है दैट देयर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर ग्लोबल स्टेक होल्डर्स टू कोऑपरेट इन साइमल्टेनियसली मैनेजिंग द डायरेक्ट consequences of the COVID-19 crisis. To improve the state of the World Economic Forum is starting the Great Reset Initiative. दूसरे शब्दों में कहें, बिल्कुल सरल तरीके से कहें तो वैसे ही दुनिया में गरीब और अमीर के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा था, इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा थी, और पैंडेमिक के बाद तो ये और भी ज़्यादा वाइड हो गया है। और यही कारण है कि इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस बात पे डिस्कशन करेगा कि कैसे इस इनइक्वालिटी को कम किया जा सके, कैसे इस गैप को ब्रिज किया जा सके। और इसी कारण से इसको नाम दिया गया है द ग्रेट रीसेट। एक बार वापस से चीज़ों को रीसेट की जाए, वापस से चीज़ों को नए तरीके से शुरू की जाए आफ्टर द पैंडेमिक। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? द ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड। एज आई सेड, द पुअर ऑल्सो शुड बी मेड स्टेक होल्डर इन द ग्रोथ प्रोसेस। जो गरीब लोग हैं उनको भी डेवलपमेंट का फ़ायदा हो, ग्रोथ का फ़ायदा हो, एंड दैट इज़ वाई देयर इज ए नीड ऑफ रिफॉर्म इन कैपिटलिस्ट मॉडल। तो इस बात को ध्यान रखना। देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स हैं, आपको तो पता है कि आपके सिलेबस में लिबरल मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल, वो सब चीज़ें हैं। वहाँ पे आप कैपिटलिस्ट मॉडल के निगेटिव आउटकम्स को बताते हुए कि कैसे इट लीड्स टू इनइक्वालिटी आप वहाँ पे बता सकते हैं। करंट अफेयर्स का ये जिक्र भी कर सकते हैं कि इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसी बात पर डिस्कशन कर रही है, और इस डिस्कशन को नाम दिया उन्होंने द ग्रेट रीसेट। तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स इसका सही फायदा उठा सकते हैं। अब जरा समझते हैं, इसी आर्टिकल में बताया गया कि इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। इनइक्वालिटी आप समझ सकते हैं मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क। अमीर आदमी 500 रुपये की कॉफ़ी पी लेता है, और गरीब आदमी हमारे देश में एक दिन में 30 रुपये भी नहीं कमा पाता है। बेसिक उसकी नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती, जैसे कि फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। और ये जो इनइक्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा है। कई सारे लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं और कई सारे लोग बहुत रिच हैं। और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्सफैम, ये इंटरनेशनल एनजीओ है जो इनइक्वालिटी के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करते रहती है, और इसने भी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो जरा देखते हैं ऑक्सफैम के हिसाब से इंडिया में इनइक्वालिटी का क्या एम्पलीट्यूड है, क्या मैग्नीट्यूड है। देखिए, ऑक्सफैम की एक इंटरनेशनल रिपोर्ट थी दैट वाज रिलीज्ड इन 2019। उस रिपोर्ट का नाम था
public good or private wealth and it highlighted stark income inequality in India। तो ये डाटा अगर आप याद कर लेंगे तो अगर इनइक्वालिटी पे कभी सवाल आ जाए तो आप उसको इस डाटा से सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। देखिए इंडिया के अंदर जो टॉप 10% रिच लोग हैं दे होल्ड अबाउट 77.4% ऑफ द टोटल नेशनल वेल्थ। सरल शब्दों में कहें तो हमारे देश के जो 10% जो सबसे अमीर लोग हैं, हमारे देश के 80% तक का जो रिसोर्स है, जो वेल्थ है, वो उनके पास है। और उससे भी ज़्यादा देखो जो हमारे देश के 1% रिच लोग हैं, जो टॉप 1% रिच लोग हैं, टाटा, अंबानी, रुइयाज, ये लोग जो टॉप 1% लोग हैं, इनके पास हम पूरे हमारे देश के वेल्थ का लगभग 51.53% अकेला इनके पास है। तो 1% लोगों के पास आधे से भी ज़्यादा रिसोर्स है। इतनी इनइक्वालिटी है हमारे देश में अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्सफैम रिपोर्ट। इसको आप कोट कर सकते हैं अगर कभी भी इनइक्वालिटी पे सवाल आ जाए तो। जो बॉटम 60% पॉपुलेशन है, जो नीचे गरीब 60% पॉपुलेशन, उसके पास हमारे देश का खाली 4.8 रिसोर्स है, 4.8% ऑफ नेशनल वेल्थ है। और ऑलरेडी हमारे देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा थी एंड पोस्ट कोविड ये और भी बढ़ने वाली है। और इसी कारण से हाल फिलहाल में ऑक्सफैम ने एक फिर से रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। और इसमें इसने बताया है कि कैसे लॉकडाउन के बाद से ड्यूरिंग द पैंडेमिक, लॉकडाउन के बाद से कैसे रिच लोग इंडिया में और भी ज़्यादा रिच हुए हैं और गरीब लोग और भी ज़्यादा गरीब हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में द इनइक्वालिटी वायरस में कहा गया है कि जो रिच थे, जो बिलियनर्स थे, जो अरबपति लोग थे हमारे देश में, उनकी वेल्थ ऑन एन एवरेज 35% इंक्रीज हुई है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो बहुत सारे इस तरह के जो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं जैसे जियो या फिर बाइजू जो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, इनको बहुत फ़ायदा हुआ है लॉकडाउन से और इनका ओवरऑल वेल्थ जो है लगभग 35% तक इंक्रीज हो गया है। जबकि जो गरीब लोग थे, जो डेली वेज वर्कर्स थे, उन सब की गरीबी और बढ़ गई है, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है। ऑक्सफैम का यही रिपोर्ट, ये डाटा बताता है कि ड्यूरिंग द अप्रैल मंथ 2020 जिस टाइम में लॉकडाउन सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेंस में एप्लीकेबल था, हर एक घंटे 1,70,000 मजदूरों की नौकरी गई है। दिस इज द डाटा। हर घंटे पूरे महीने में ऑन एन एवरेज 1,70,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। सो आप इसको कोट करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे अगर कभी भी इनइक्वालिटी पे सवाल आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं दैट ड्यू टू द राइजिंग इनइक्वालिटी इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द ग्रेट रिसेट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। हमारे देश में भी एक नया स्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है, एक वापस से रिसेट करने की ज़रूरत है। और आप देख सकते हैं आने वाला जो हमारा बजट सेशन है, 4-5 दिनों में नया बजट रखा जाएगा, उसमें इस तरह का कुछ ना कुछ इनिशिएटिव, रिसेट का इनिशिएटिव जरूर ले सकती है भारत सरकार। जो गरीब लोग हैं, जिनकी गरीबी और भी बढ़ गई है, जो और ज़्यादा मार्जिनलाइज हो गए हैं, उनके लिए कोई बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप लिया जा सकता है आने वाले बजट में। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It talks about draft Arctic policy and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि आर्कटिक रीजन है कौन सा। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो देखिए, आर्कटिक रीजन इज द पोलर रीजन ऑन द वर्ल्ड दैट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो नॉर्थ साइड का पोलर रीजन आर्कटिक रीजन कहा जाता है, साउथ साइड वाला अंटार्कटिक रीजन कहा जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। द आर्कटिक रीजन कंसिस्ट ऑफ आर्कटिक ओशन प्लस सम एडजेसेंट सीज, छोटे मोटे सीज हैं आसपास में, और उसके अलावा इट कंटेन्स अलास्का ऑफ यूएस, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया एंड स्वीडन। तो ये सारे आर्कटिक कंट्रीज हैं। अपार्ट फ्रॉम आर्कटिक ओशन एंड सम स्मॉल सीज, ये सारे एरिया को कहा जाता है आर्कटिक कंट्रीज। और ये जो 66.5 डिग्री लैटिट्यूड है नॉर्थ में, इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्कल। अब आर्कटिक काउंसिल के बारे में भी समझ लेते हैं। देखो, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी दैट वर्क्स इन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन अमंगस्ट आर्कटिक स्टेट्स। जो आर्कटिक स्टेट्स हैं, जो आर्कटिक कंट्रीज़ हैं, आपस में कोऑपरेशन के लिए, ताकि इस एरिया में वो लोकल ट्राइब्स को बचा करके रख सकें और इसके अलावा इस एरिया का जो वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करके रख सकें, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रख सकें। इसके लिए उन्होंने एक आर्कटिक काउंसिल बनाई है। उसके मेंबर्स हैं कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन एंड यूएस। वही सारी कंट्री हैं जो आर्कटिक सर्कल के अंदर जिसकी टेरिटरी लाई करती है।
इंडिया को इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है सिंस 2013 इन द आर्कटिक काउंसिल। अब करंट न्यूज़ समझते हैं। व्हाट इज़ द करंट न्यूज़? इंडिया हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी। इंडिया ने एक ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी बनाई है, मतलब ये पॉलिसी अभी फाइनल नहीं है, अब इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है पब्लिक ओपिनियन के लिए। अब इस पॉलिसी में क्या हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं वो जरा समझते हैं। इंडिया ने कहा है कि इंडिया वुड लुक फॉरवर्ड फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म इन द आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक रीजन इज़ वेरी रिसोर्स रिच रीजन, यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस काफ़ी सारे अमाउंट में हैं, और इंडिया ने अपने ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा है कि वो आर्कटिक कंट्रीज़ के साथ मिल करके इस एरिया में ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए काम करना चाहेगा अकॉर्डिंग टू इट्स आर्कटिक पॉलिसी, एंड इट वुड लाइक टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म, मतलब ऐसा टूरिज्म जिसमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। दूसरा, इंडिया वुड लुक फॉरवर्ड टू चेक न्यू पैथोजेंस। तो देखो हुआ क्या है कि आर्कटिक रीजन पहले आइस कवर्ड था, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक रीजन मेल्ट होता जा रहा है और उसकी आइस कवर कम होते जा रही है। तो जब आर्कटिक रीजन धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है और आइस कवर कम होते जा रही है, तो इससे उम्मीद की जा रही है, ऐसा अप्रीहेंशन है साइंटिस्ट लोगों का, कि इस एरिया के कई सारे पैथोजेंस, माइक्रोब्स, वायरस, वो जो पहले आइस के नीचे दबे हुए थे वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, और उसका हमारे लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है फ्यूचर में। तो इंडिया का दूसरा ऑब्जेक्टिव है आर्कटिक पॉलिसी के हिसाब से कि वो इन पैथोजेंस पे रिसर्च करेंगे हम लोग, और इन पैथोजेंस को स्प्रेड होने से रोकेंगे। और इस ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च, जो कि हमारे देश की गोवा में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार ने बनाई है। और इस नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च का काम ही है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अंटार्कटिक और आर्कटिक, दोनों जगहों पे वो रिसर्च करें। आप जरा समझते हैं कि जो ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी है इसका इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से समझे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी से इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आर्कटिक एरिया में अपना एक स्टेक होल्ड बनाए, अपने आप को भी एक प्लेयर बनाए आर्कटिक रीजन में। अभी इंडिया का कंट्रोल आर्कटिक रीजन में, इंडिया का इन्फ्लुएंस आर्कटिक रीजन में बहुत कम है। देखिए है क्या कि आर्कटिक को ग्लोबल कॉमन माना जाना चाहिए। ग्लोबल कॉमन वो सारे रिसोर्सेज हैं, वो सारे एरियाज हैं जो किसी एक कंट्री को बिलोंग नहीं करते। इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन हेरिटेज फॉर मैनकाइंड। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी सी हैं हमारे देश के, हमारे दुनिया के, जैसे कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, या फॉर दैट मैटर अंटार्कटिका भी, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन, मतलब ये दुनिया के सारे देशों को इक्वली बिलोंग करता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल कॉमन का, इट इज़ नॉट अप्लाइड ऑन आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में ये जो आर्कटिक काउंसिल वाले कंट्री हैं वो वहाँ के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डोमिनेट करते हैं, एंड दे डो नॉट अलाउ द आर्कटिक रीजन टू बी डिसाइड और यूज्ड एज अ ग्लोबल कॉमन एरिया। उसको ग्लोबल रिसोर्स की तरह वो यूज नहीं होने देना चाहते हैं, उसको वो ट्रीट करते हैं कि वो उनकी अपनी पर्सनल डोमेन है। और इसी चीज़ को ब्रेक करना ऑब्जेक्टिव है इंडिया का, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के सिग्निफिकेंस से देखें तो। वैसे इंडिया तो कह रहा है कि हम रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन अगर आईआर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया वुड बी टू मेक इटसेल्फ आल्सो ए स्टेक होल्डर इन द आर्कटिक रीजन थ्रू दिस आर्कटिक पॉलिसी। इसी तरीके की पॉलिसी ऑलरेडी चाइना ला चुका है 2018 में, जब चाइना ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया अ नियर आर्कटिक स्टेट। चाइना ने कहा कि हम भी आर्कटिक स्टेट ही हैं, भले हम डायरेक्ट आर्कटिक से बॉर्डर नहीं शेयर करते तो क्या हुआ, लेकिन हम नियर आर्कटिक स्टेट हैं अकॉर्डिंग टू इट्स अ पॉलिसी दैट वाज पब्लिश्ड इन 2018। और चाइना ने यह भी कहा कि वो अपनी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में आर्कटिक रीजन को भी इंक्लूड करेगा। जब आर्कटिक रीजन का पानी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा, यहाँ का आइस जो परमानेंटली कवर रहता है वो मेल्ट हो जाएगा, तो इस एरिया से वो मैरीटाइम रूट भी बनाएंगे अंडर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना अपने आप को ऑलरेडी एक प्लेयर या स्टेक होल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है आर्कटिक रीजन में, तो इंडिया कैसे पीछे रह सकता है। इंडिया ने भी अपनी ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी रिलीज कर दिया। तो ये है इसका इंटरनेशनल रिलेशन सिग्निफिकेंस। बाकी तो इसका टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो है ही है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने एक रिसर्च सेंटर बना रखा है आर्कटिक रीजन में, जिसका नाम है हिमाद्री। The next article is taken from cultural segment. It is about Risa, that is a part of Tripura culture. This topic is important from our syllabus paper 2 culture point of view. So सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं, क्यों ये आर्टिकल हम कवर कर रहे हैं। तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव साहब ने अपने एक रिसेंट स्पीच में कहा है कि वो रीसा
को प्रमोट करेंगे अपने स्टेट के कल्चरल सिंबल की तरह। और इसी तरीके से ये जो रीसा क्लॉथ है वो उनके स्टेट की आइडेंटिटी बनेगी, त्रिपुरा की आइडेंटिटी बनेगी। तो इस तरह से उन्होंने अपने स्टेट की ये कल्चरल पॉलिसी अपनाई है रीसा को प्रमोट करना। तो ज़रा समझते हैं कि रीसा है क्या, व्हाट इज़ रीसा। इट इज़ वन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द कस्टमरी त्रिपुरी फीमेल अटायर। तो आप नॉर्मली किसी भी त्रिपुरा के फीमेल के कपड़ों को आप देखेंगे, फीमेल अटायर को देखेंगे तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले सर पे इस तरह का स्कार्फ होता है, उसी को कभी कभार वो दुपट्टे की तरह भी ले लेती हैं और इसको हम कहते हैं रीसा। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है रिगनाई। रिगनाई इज़ यूज टू कवर द लोअर पार्ट, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं रिगनाई है लोअर पार्ट को कवर करने के लिए। और जो अपर बॉडी पार्ट को कवर करने के लिए जो क्लॉथ पहनते हैं वो होता है रितुकू, रितुकू। लेकिन न्यूज़ में रीसा है, रीसा को स्कार्फ की तरह भी यूज करते हैं या दुपट्टे की तरह यूज करते हैं। और रीसा को त्रिपुरा सरकार ने फैसला लिया है कि उसको प्रमोट करेंगे एज कल्चरल सिंबल ऑफ त्रिपुरा। रीसा का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, जैसे हमारे यहाँ पे गमूसा का इस्तेमाल करते हैं, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है। किसी भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को अगर हम ऑनर की तरह देते हैं, वैसे ही रीसा का भी इस्तेमाल होता है त्रिपुरा के अंदर। एंड रीसा इज लाइक दुपट्टा लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड लाइक दुपट्टा ओनली। जैसे इंडियन साड़ी में दुपट्टा इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही रीसा इस्तेमाल किया जाता है त्रिपुरा के कल्चर के अंदर। अभी कल्चरल सिग्निफिकेंस और देख लेते हैं। देखिए रीसा का, जब भी कोई एडोलेसेंट गर्ल, एडोलेसेंट त्रिपुरी गर्ल, व्हेन सी अचीव्स द एज अबाउट 12 to 14 ईयर्स, मतलब उसकी एडोलेसेंस शुरू हो जाती है, उस टाइम एक रीसा सेरेमनी कराई जाती है त्रिपुरा के अंदर, और जिसमें उस गर्ल को ये रीसा गिफ्ट में दिया जाता है और उसके बाद से माना जाता है कि वो इस रीसा का इस्तेमाल करेगी। और इस टाइम में फिर एक उनके गॉड की पूजा होती है जिन गॉड का नाम है लंपरा गॉड। And Risa, apart from being used as a breast cloth, it is also used by women as a makeshift baby carrier। तो इस तरह से उनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी, आप त्रिपुरा में जाएंगे तो देखेंगे कई सारी वीमेन इस तरह से रीसा का इस्तेमाल करती हैं बेबी कैरियर के लिए। तो ये कल्चर का उनके काफ़ी इंट्रिकेट पार्ट है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It is about framework for non-banking financial companies. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So non-banking financial companies, NBFC हैं क्या, वो जरा समझते हैं। देखिए, they are a kind of company registered under Companies Act of 1956 and they are in the business of loans and advances, मतलब लोगों से पैसा लेना और आगे लोगों को लोन देना। तो आपके मन में पहला सवाल आना चाहिए कि देन हाउ दीज NBFCs आर डिफरेंट फ्रॉम द बैंक्स, जबकि इनकी एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल बैंक जैसी ही है। तो बैंक्स और NBFCs में 3 मेन अंतर है। NBFCs cannot accept a demand deposit while banks can accept a demand deposit. NBFCs do not form part of the payment and settlement system. जैसे कि चेक वगैरह NBFC रिलीज नहीं कर सकता, चेक वगैरह NBFC क्लियर नहीं कर सकता, जबकि बैंक्स तो ऑफकोर्स चेक रिलीज कर सकता है, चेक क्लियर कर सकता है। उसके अलावा NBFC के अंदर जो डिपॉजिट लोग करते हैं उसकी कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है, जबकि बैंक के अंदर आपका 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट है वो इंश्योर्ड है अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी एक्ट। और उसको डिपॉजिट को इंश्योर कराने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है भारत सरकार ने वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। यहाँ पे क्लियर कट डिफरेंस मैंने बैंक्स और NBFC के बीच का दे रखा है। आपको तो पता ही होगा बैंक्स जैसे कि HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जबकि NBFC के एग्जांपल हो सकते हैं बजाज फाइनेंस, मुथूट, उज्जीवन, ये सब NBFC के एग्जांपल हो सकते हैं। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि RBI ने इन NBFCs के रेगुलेशन के लिए 4 लेयर का स्ट्रक्चर बनाया है। 4 लेयर का स्ट्रक्चर मतलब इन सारे NBFCs को 4 पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। जो बड़ी NBFC हैं उनको अलग रखा गया है, जो छोटी NBFC हैं उनको अलग रखा गया। और ये क्यों किया गया है वो भी आपको काफ़ी इंट्यूटिव है, आपको पता होगा। 2018 में एक बहुत बड़ी NBFC, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, IL&FS फेल हो गई थी, जिस कारण से हमारी इंडियन इकोनॉमी पे उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। 2019 में DHFL जो दूसरी बड़ी NBFC है वो भी क्राइसिस में आई थी, जिस कारण से हमारे इंडियन इकोनॉमी पे काफ़ी इम्पैक्ट आया था। तो इस कारण से जब NBFCs क्राइसिस में हैं तो, और एक इससे रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल भी कवर किया था जहां पे मैंने कहा था कि नाउ इंडिया इज मूविंग फ्रॉम ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम टू ट्रिपल बैलेंस शीट प्रॉब्लम, कि पहले ट्विन बैलेंस शीट तो खाली कॉर्पोरेट और बैंक्स की बैलेंस शीट स्ट्रगल कर रही थी, अब तो NBFCs की भी बैलेंस शीट कवर कर रही है। आई होप आपको वो याद होगा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी NBFCs फेल हो रही हैं
तो इसी को आगे फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए आरबीआई ने एनबीएफसीज को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला है बेस लेयर, जो सबसे छोटी एनबीएफसी हैं, उसके बाद है मिडिल लेयर, तो उससे थोड़ी बड़ी एनबीएफसीज। और इन बेस लेयर और मिडिल लेयर एनबीएफसीज के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन नहीं है, लेकिन जो बाकी के जो टॉप 2 लेयर है, टॉप लेयर एंड अपर लेयर, इनके लिए बिल्कुल बैंक्स लाइक रेगुलेशन, जैसे बैंक्स पे आरबीआई पूरी तरह से रेगुलेट करके रखती है, उसी तरीके से इन टॉप के एनबीएफसीज को रेगुलेट करके रखेगी। तो 4 लेयर की एनबीएफसीज बनाई गई हैं, टॉप लेयर, अपर लेयर, मिडिल लेयर एंड बेस लेयर। टॉप लेयर और अपर लेयर पे देयर विल बी अ बैंक लाइक सुपरविजन। और ये कैसे लेयर डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, सिग्निफिकेंस टू द इकोनॉमी एंड स्केल ऑफ एक्टिविटी। तो जिसकी स्केल ऑफ एक्टिविटी ज़्यादा है, इंडियन इकोनॉमी पे सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, टर्नओवर ज़्यादा है, उनको टॉप लेयर एंड अपर लेयर में रखा गया है। और उन पे आरबीआई क्लोज नज़र रखेगी ताकि ये फेल ना हो, क्योंकि उनके फेलियर होने से इंडियन इकोनॉमी पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। The next article is taken from Assam segment. It talks about Assam to get satellite data. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. सो सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखिए, आसाम ने कोशिश की है, आसाम सरकार चाहती है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का सैटेलाइट डाटा आसाम सरकार को मिले, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले समझते हैं कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है क्या। देखिए, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो शिलोंग के अंदर बनाई गई है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ का सैटेलाइट डाटा कलेक्ट किया जाता है। आपको तो पता ही है कि जो सैटेलाइट्स होते हैं वो उनसे जियो स्पेशल डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, मतलब अर्थ की इमेजेस कलेक्ट की जा सकती है कि कहाँ से नदी कौन सी बह रही है, कहाँ फ्लड आ रहा है, कहाँ जंगल है। तो इस तरह के सैटेलाइट डाटा कलेक्ट करने के लिए, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सैटेलाइट डाटा कलेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है शिलोंग में और इसको ईयर 2000 में बनाया गया था। And this North Eastern Space Application Center is a joint initiative of Department of Space of Government of India and North Eastern Council। तो इन दोनों ने मिल करके बनाया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो माइंस एंड मिनरल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। ये देखो, इनकी मदद से, सैटेलाइट डाटा की मदद से माइन मिनरल्स को आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कहाँ पे कौन सा आयरन माइन है, बॉक्साइट है या क्रूड ऑयल है, ये मैपिंग की जा सकती है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था इस नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को इस्टेब्लिश करने से पीछे भारत सरकार ने इसको बनाया था। लेकिन अभी हुआ क्या है, हाल फिलहाल में जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी आसाम के अंदर आए थे तो आसाम सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का डाटा आसाम सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाया जाए। और न्यूज़ ये है कि भारत सरकार ये मान गई है, आसाम सरकार के इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का सैटेलाइट डाटा है, इसका इस्तेमाल आसाम सरकार करेगी फ्लड कंट्रोल करने में, फॉरेस्ट सर्वे करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। जब डाटा हमें मिल जाएगा, स्पेस से हमें दिख जाएगा कि फ्लड कौन कौन से एरिया में आया है, तो आराम से हम उस एरिया में राहत कार्य कर सकते हैं। और फॉरेस्ट कौन कौन से एरिया में कितना है, कैसे बढ़ रहा है, तो आराम से हम फॉरेस्ट का सर्विलेंस करके उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में काम आएगा ये सैटेलाइट डाटा। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 362, 362. Topic number 360 is about core sectors of Indian economy. So there are 8 sectors in India that are classified as core sector of Indian economy और index of core sector industry का डाटा रिलीज करती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये जो 8 सेक्टर हैं वो हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड स्टील। इसमें भी सबसे ज़्यादा रिफाइनरी का वेटेज है और सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइजर का। ये बात कम से कम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 360। टॉपिक नंबर 361 इज अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय इलेक्शन कमीशन टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स प्रायर टू इलेक्शन। इट इज बेसिकली अ डूज एंड डू नॉट्स लिस्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन। दिस इज brought keeping in mind the article 324 of the Indian Constitution which mandates election commission to conduct free and fair elections. The code comes into force on the announcement of the poll schedule and remains operational till the process is concluded. Model code of conduct does not have any statutory backing, so it is like a moral guidelines but no direct provisions for punishment in case of violation. Please attempt this question based on topic number 361. Topic number 362 is about Central Information Commission. The Central Information Commission and Information Commissions are appointed by the President on recommendation of a committee consisting of Prime Minister, Leader of Opposition of Lok Sabha and Union Cabinet Minister.
The Central Information Commission and Information Commissioner shall hold the office for such term as prescribed by the central government or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. They are not eligible for reappointment. Why Central Information Commissioner is in news? Because यशवर्धन कुमार सिन्हा has been appointed as the next Chief Information Commissioner और इस कारण से ये साल न्यूज में था और आपसे पूछा जा सकता है. Please attempt this question based on topic number 362. This is the answer question number 357 to 359 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. राटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन चेनाब रिवर, ऑप्शन बी. And which of the following correctly explains the provisions of Paryatan Sanjeevani? The correct answer will be option C. Loan between rupees 1 lakh to 20 lakh will be extended to the interested local youth to take up new initiatives in tourism. That's all from our side for today. Thanks for watching.